हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। मोस्ट अवेटेड टॉपिक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, क्योंकि अभी तो वैसे भी थोड़े टाइम में नए करिकुलम्स आ जाएंगे, तो इसलिए तब तक के लिए इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चंस आते हैं इससे। और कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो होता है ना आपका, अब चाहे वो करिकुलम जैसे एनसीएफ हो गया, या इसके बाद में एनसीएफ ईसीसी वाला जो फाउंडेशनल के लिए आया है वो भी ट्राई करूंगी करवाने का। उसके अलावा जितने भी कमीशन हमने किए हैं, कोई भी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा, मैं वो इस तरीके से आपको पढ़ाने की ट्राई करती हूँ कि अगर आप वो डॉक्यूमेंट उठा के या वो पीडीएफ उठा के भी एक बार देखें, आपको ऐसे ना लगे कि पता नहीं कहाँ से कौन सी लाइन उठा के क्या पढ़ाया गया है। ओके, आप अगर कोई भी वीडियो मेरी देखेंगे स्पेसिफिकली करिकुलम या फिर स्पेसिफिकली जो कमीशन है उनसे रिलेटेड, तो मैंने जिस तरीके से जिस फ्लो में वो पढ़ा रखे हैं वही सेम फ्लो आपको उसके डॉक्यूमेंट में मिलेगा, और आप उसको उठा के देखेंगे तो आपको ऐसे वियर्ड नहीं लगेगा कि कहाँ से क्या पढ़ा रखा है। ठीक है जी। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल फ्री है, फ्री में इतना तो बनता है। मैंने 159 पेज का ये डॉक्यूमेंट है उसको कंप्लीट पढ़ा है, और उस बेसिस पे मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें और कैसे इसका फ्लो है डॉक्यूमेंट का वो सारी चीजें बताऊंगी। ठीक है, चलिए जी। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, अगर इसकी बात करें, फुल फॉर्म तो ऑब्वियसली आप याद रखेंगे ही, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। एक एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है एनसीईआरटी ने बनाई थी, बिठाई थी, ठीक है, एज इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 14 एंड 19 जुलाई 2004। किस लिए बिठाई थी ये मीटिंग? ये डिस्कशन करने के लिए कि ये जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसको रिवाइज करना है। तो ये 2004 की बात है। ओके, सब्सिक्वेंटली जो एजुकेशनल सेक्रेटरी हैं किसके, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के, उन्होंने एनसीईआरटी को कम्युनिकेट किया था कि जो एनसीएफएससी है यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ये फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। जहां पे भी एनसीएफएसई है वहां पे स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड ही है। तो अभी भी स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड एनसीएफ की बात की गई है, 2022 में भी रिकमेंडेशन दी गई है एनईपी में, वो भी आ जाएगा जल्दी ही। तो ये एनसीएफएससी जो 2000 वाला था उसको रिवाइज करने की बात इन्होंने बोली, और किसकी मतलब किस चीज के ऊपर बेस रखने की बात बोली, किस चीज पे बेस्ड कर, मतलब किस बेसिस पे आप इसको रिवाइज करेंगे। वो बेसिस आपका रहेगा जी लर्निंग विदाउट बर्डन 1993 की जो रिपोर्ट है हमारी, यशपाल जी ने लिखी है, प्रोफेसर यशपाल। तो उनके अंडर ही, क्योंकि उन्होंने ही वो रिपोर्ट दी थी, तो उन्हीं के अंडर क्या किया गया, प्रोफेसर यशपाल के अंडर, चेयरमैन, उनकी चेयरमैनशिप के अंडर एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी जो है वो बिठाई गई, गठित की गई। और वो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ने फिर फर्दर आगे जाके एनसीएफ 2005 जो है वो दिया। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट हम पढ़ते हैं, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी उस डॉक्यूमेंट का, एक बार देख लीजिएगा। इन्होंने क्या किया, 21 नेशनल फोकस ग्रुप्स जो हैं वो बनाए। अब ये जो 21 है ना, ये नंबर याद रख लीजिएगा, एक आधी बार पूछ लिया जाता है कि कितने नेशनल फोकस ग्रुप, कितने एनएफजी जो है वो 2005 के जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसके अंडर पूछे गए हैं या बनाए गए हैं। ये 21 है, ये नंबर आपको याद रखना है। इनका नाम याद रखना है कि प्रोफेसर यशपाल, इन्होंने ही ये रिपोर्ट दी थी लर्निंग विदाउट बर्डन 1993 में, ये भी आपको याद रखना है। और 2005 का करिकुलम जो है उससे पहले क्या था, उससे पहले था एनसीएफएसई 2000। ठीक है, ये दो चार चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। स्टोरी मैंने ओवरऑल आपको बता दी है। अब इन्होंने मेंबर्स तो बना लिए, कमेटी बना ली। अब जो ये मेंबरशिप थी इन कमेटीज की, मतलब इसमें कौन कौन मेंबर्स थे, तो इसमें हर जगह से रिप्रेजेंटेशन ली गई थी। तो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ एडवांस्ड लर्निंग, एनसीईआरटी की खुद की फैकल्टी, स्कूल के टीचर्स और एनजीओज, तो वहां से हर जगह से रिप्रेजेंटेशन मिला मिलू के हमारे पास जो है इन्होंने 35 मेंबर्स की क्या बनाई जी, कमेटी बनाई। अब कुछ स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन भी है कि 35 है 38 है, वो मैं अभी बताती हूँ। तो बट ये जो हमने कमेटी तो बना ली, बट कंसल्ट हम किससे कर रहे हैं, ऑब्वियसली मेंबर्स से तो कंसल्ट करेंगे ही। उसके अलावा किस किस से हमने सजेशंस लिए हैं, किस किस से कंसल्ट किया है, जैसे अभी का जो एनसीएफ 2022 है उसके लिए भी वो विंडो ओपन कर रखी थी इन्होंने कि आप सजेशंस दे सकते हैं अपने। तो वहां पे 10 क्वेश्चंस मेंशन थे, तो उनके बेसिस पे यह सर्वे हो गया। कहां से कंसल्ट किया, कौन कौन इन्वॉल्व था इस कंसल्टेशन में, तो 5 मेजर रीजनल सेमिनार्स जो हैं वो एनसीईआरटी के रीजनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन में करवाए गए। वो 5 जगह कौन सी हैं, मैसूर, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और शिलोंग। ये 5 रीजनल इंस्टीट्यूट हैं, वहां पे इन रीजनल इंस्टीट्यूट पे क्या करवाए गए, सेमिनार करवाए गए। ओके, कंसल्टेशन विद स्टेट सेक्रेटरीज, एससीईआरटीज, एग्जामिनेशन बोर्ड, इन सब से कंसल्ट किया गया।
नेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई गई रूरल टीचर्स की स्पेसिफिकली, सो उनसे भी सजेशन लिए गए। न्यूज़पेपर में जो नेशनल और रीजनल न्यूज़पेपर हैं उनमें भी एडवर्टाइजमेंट दिया गया और पब्लिक ओपिनियन वहां से इनवाइट किया गया कि आप क्या चाहते, किस तरीके का करिकुलम देश के लिए बनना चाहिए। सो वहां से भी लिया गया। जैसे अभी आप अगर एनसीएफ उसकी वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो एनसीएफ 2022 से रिलेटेड आपको शायद अभी भी मिल जाए, मैंने पहले बनाई थी कि आप अपने सजेशंस दे सकते हैं। सो वो चीज है कि हर जगह से सजेशन लेने की कोशिश की गई। ठीक है, कोशिश करने के अलावा ये जो है यहाँ पे आपको ऐसे एनसीएफ में दिख जाएंगे, टोटल 35 मेंबर्स हैं इनके। ठीक है, 35 मेंबर्स जो है वो दिए गए। किसी बच्चे को कंफ्यूजन था कि 35 है या 38 है। जब आपसे मेंबर्स पूछे जाए, नंबर ऑफ मेंबर्स, तो आप 35 बोलेंगे। अगर 35 ऑप्शन में नहीं है तो आप 38 पे जा सकते हैं, बिकॉज मेंबर्स ऑफ करिकुलम ग्रुप, ये 3 मेंबर्स जो है वो अलग से करिकुलम ग्रुप के नाम से दिए हुए हैं कि ये मेंबर्स ऑफ करिकुलम ग्रुप है एनसीईआरटी के। डॉक्टर रंजना अरोड़ा, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तीनों हैं। सो इन 3 को मिला के 38 बन जाते हैं। सो अगर हम पहली प्रेफरेंस हमेशा 35 को देंगे, अगर 35 38 दोनों ऑप्शन में है तो। अगर एक है तो फिर ऑब्वियसली सॉर्टेड ही हो गया, तो 35 लगा दीजिए या फिर 38। सो इतने मेंबर्स जो है वो इस कमेटी में थे, ये जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई थी। अब जब इन्होंने नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ने एनसीएफ 2005 दिया, ये जो डॉक्यूमेंट है ये दिया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क रिवाइज करके, सो एक कोटेशन के साथ ओपन होता है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन किसी टैट में किसी ना किसी जगह पे पूछा गया है एग्जाम में कि ये जो ऐसे ओपन होता है, कौन से ऐसे, मतलब ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है ये कौन से ऐसे या कौन सी कोटेशन से ओपन होता है। सो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक ऐसे था भाई, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, उनका एक पैराग्राफ जो है वहां पे दे रखा है। उस पैराग्राफ के साथ ये चीजें शुरू हो रही हैं, ये डॉक्यूमेंट जो है वो शुरू होता है। ठीक है, अब ये नाम याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर का भी, और सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस ये ऐसे का नाम है, ये भी याद रखेंगे। तो वहां पे पॉइंट जो है वो क्या रिमाइंड करवाता है हमें, एक क्रिएटिव स्पिरिट और एक जेनरस जॉय, ये जो है ये की है चाइल्डहुड में। दोनों के दोनों जो है वो डिस्टोर्ट हो जाते हैं बाय एन अनथिंकिंग अडल्ट वर्ल्ड। तो ये एक पॉइंट पे मतलब क्या हो जाता है ना कि इनको डिस्टोर्ट कर दिया जाता है। क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, या जो अंदर से ऐसे इंटरेस्ट या जॉय आना चाहिए ना बच्चे का पढ़ने के लिए, चीजें सीखने के लिए, वो जो है खराब कर दिया जाता है। क्यूरियोसिटी मार दी जाती है बहुत जगह पे जब आप उसके प्रश्नों का उत्तर जो है वो नहीं देते। ठीक है, सो क्रिएटिव स्पिरिट और जेनरस जॉय, इस चीज के ऊपर फोकस जो है इनके ऐसे में किया गया है। ये जो एनसीएफ 2005 है ये 22 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, यानी 22 लैंग्वेजेस में लिखा गया। 22 लैंग्वेज अगर मैं बोल रही हूं तो ये वही 22 लैंग्वेज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में या शेड्यूल्स में जो मेंशन है। ठीक है, अब 5 चैप्टर्स हैं जी इसमें। ठीक है, आप जब खोल के देखेंगे तो आपको दिखेगा पर्सपेक्टिव, लर्निंग एंड नॉलेज। तीसरा चैप्टर है करिकुलर एरिया, स्कूल स्टेजेस एंड असेसमेंट। फोर्थ है स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरमेंट, एंड फिफ्थ है सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स। तो सब पे एक एक करके बात करेंगे हम लोग। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। आप एक बार जब डॉक्यूमेंट भी देखेंगे तो आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा। अगर पर्सपेक्टिव की बात करूं मैं, जो सबसे पहला चैप्टर है, उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले चीजें शुरू है रेट्रोस्पेक्टिव से, यानी पहले क्या चीजें हुई हैं। तो जो 1937 की नई तालीम थी ना, जो वारधा स्कीम थी, बेसिकली नई तालीम, वहां से शुरू करके 1993 की लर्निंग विदाउट बर्डन, ये जो रिपोर्ट हमारी आई, यहां तक सारी चीजें कॉन्टिन्यूटी में मेंशन है। यानी कि 1937 की नई तालीम, देन हमारे एजुकेशन कमीशन जो है, जो मैंने करवा रखे हैं, आपने पढ़े होंगे। उन एजुकेशन कमीशन के बाद हमारी फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, पॉलिसी के बाद फिर एजुकेशन को जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया स्टेट लिस्ट से उठा के। देन ये सारी चीजें मेंशन है जो मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखी है, आपको पता होंगी। ओके, सो ये सारी चीजें मेंशन है। फिर एनसीएफ जो इससे पहले कब आया है ये भी आपको पता होना चाहिए। 1975 में आया, 88 में आया, 2000 में आया, और 2005 में अब बन रहा है। तो ये जो करिकुलम फ्रेमवर्क है ये कंस्ट्रक्टिविज्म या कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के ऊपर बेस्ड है। अब आपको ये तो पता ही होगा बिहेवियरिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म में फर्क क्या है, वो मैं करवा चुकी हूँ चैनल पे, देख लीजिएगा। अब जो ये है ना कंस्ट्रक्टिविज्म, इससे पहले के जो तीनों थे, ये तीनों जो है वो बिहेवियरिज्म के ऊपर बेस्ड थे। आप ये लगा सकते हैं, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच आपको उनमें कहीं ना कहीं दिखाई देगा। 2005 का जो हम अभी पढ़ रहे हैं उसमें कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच आपको दिखाई देगा। फिर ये 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में, अगर एनसीएफ से क्वेश्चन आया है तो यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। ओके, सो ये मैं अभी बताऊंगी आपको। क्वालिटी डायमेंशन की अगर हम बात करें तो जेपी नायक ने
ऑल्दो ये क्वेश्चन नहीं आया कभी, मे बी कभी आ जाए। सो जेपी नायक ने 3 चीजें डिफाइन की हैं, मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी। सो ये एक इल्यूसिव ट्रायंगल इन्होंने बनाया है कि जब हम फ्रेमवर्क की या पढ़ाई की, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो क्वालिटी के क्या डायमेंशंस रहेंगे ये भी लगा सकते हैं। सो इन्होंने इक्वालिटी बोला, देन क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो ये 3 चीजें भी आप ध्यान रख सकते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। एंड देन ये एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं कि एजुकेशन का एक पर्टिकुलर एम होना जरूरी है। अगर एम होगा तभी हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा पाएंगे। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं एक बार गाइडिंग प्रिंसिपल्स। ये है जी 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स। आप लोगों ने यूजुअली देखा होगा कि अच्छा ठीक है, रोट लर्निंग से दूर जाना है, प्लस वो चीजें, मतलब मैंने एग्जैक्ट वर्ड उठाए और ये एग्जैक्ट टर्म्स जो है वही आपके एग्जाम में पूछी गई हैं बहुत बार। ठीक है, सो ये एग्जैक्ट टर्म्स आप थोड़ा सा देख लीजिए। कनेक्टिंग नॉलेज टू द लाइफ आउटसाइड द स्कूल, यानी कि जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसकी नॉलेज, वो जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही है थियरी के रूप में, वो प्रैक्टिकली लाइफ में कहाँ यूज होंगी। ठीक है, सो हमें इस तरीके की नॉलेज क्लासरूम में देनी है जो कि लाइफ से कनेक्ट करके देनी है। ठीक है, सो जो नॉलेज है उसको लाइफ आउटसाइड द स्कूल जो है उसके साथ हमें कनेक्ट करना है, ताकि चीजें जिंदगी में कहाँ काम आएंगी या क्या चीजें हैं, कहां से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो चीजें होनी चाहिए। ensuring that learning shifts away from rote methods, रट्टाफिकेशन वाली जो चीजें हैं, लर्न मतलब रटने वाली और मेमोराइज करने वाली, वहां से शिफ्ट करना है लर्निंग को। ओके, सो उनसे दूर लेके जाना है। एनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। हम ये नहीं बोल रहे कि टेक्स्ट बुक खराब है, बट हमें टेक्स्ट बुक से परे होके चीजों को सोचना है। तो हमें करिकुलम को इस तरीके से बनाना है, एनरिच करना है उसको, ताकि हम जब बात करें पढ़ाई की, एजुकेशन की, सो वहां पे सिर्फ टेक्स्ट बुक तक चीजें सीमित ना हो। तो वो सीमित नहीं होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक से बियॉन्ड हमें जाना है। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल, इंटीग्रेटिंग दैम विद क्लासरूम लाइफ। तो हमें एग्जाम को जो है वो फ्लेक्सिबल बनाना है, रिजिड नहीं होने चाहिए, और उनको क्लासरूम लाइफ के साथ इंटीग्रेट करना है। नर्चरिंग एंड ओवरराइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय केयरिंग कंसर्न्स विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री। सो एक तरीके से डेमोक्रेसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, वो चीजें भी होनी चाहिए। ओके, ये 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। फ्लेक्सिबिलिटी लगा लीजिए आप। देखिए ये फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, ये डेमोक्रेटिक क्लासरूम लगा लीजिए, डेमोक्रेसी हो गया। देन टेक्स्ट बुक से बियॉन्ड जाना है, रोट लर्निंग से दूर जाना है, और क्लासरूम में जो चीजें हैं आउटसाइड द स्कूल के साथ कंबाइन करनी है। ओके, तो ये पांचों के पांचों पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, भले ही इसका आप क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। देन आता है जी हमारा एम्स ऑफ एजुकेशन। तो एम की जब हम बात करते हैं ना, तो एम जो है एक फोरसीन एंड है, मतलब भविष्य की तरफ जहां हम देख पा रहे हैं, जहां हम सोच रहे हैं कि वहां तक हमें जाना है और इस तरीके के आउटपुट या आउटकम्स हमारे आने चाहिए। सो वो एक एम है जिसको लेके हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है। ओके, सो एक स्पेक्टेटर की तरह नहीं, कहां पे क्या चीजें इन्फ्लुएंस हो रही हैं, क्या स्टेप्स होंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे हमें पता होनी चाहिए। एम इस तरीके का होना चाहिए जो कि हमें फोरसाइट प्रोवाइड करे। ठीक है, फोरसाइट मतलब दूर की नजर, कि आप आगे जाके क्या आपको अचीव करना है वो चीज प्रोवाइड करे। सो वो फोरसाइट प्रोवाइड करे, ऐसा आपका एम होना चाहिए। और ये हम 3 तरीके से अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट है कि आप केयरफुल ऑब्जर्वेशन करें। ठीक है, कि कहां पहुंचना है, क्या चीजें हैं, क्या हिंड्रेंसेस आ सकते हैं, कैसे हमें बच्चों को पढ़ाना है, कैसे बच्चों को ऑब्जर्व करना है, कैसे डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप है, उसके अकॉर्डिंग हमें उनको समझानी है चीजें। बिकॉज ऑब्वियसली ना, आप एक फर्स्ट क्लास के बच्चे को समझा रहे हैं, एक 10th के बच्चे को समझा रहे हैं, सो अलग अलग वे में होगा, क्योंकि दोनों का एज ग्रुप अलग है, क्लास अलग है। सो अलग एज के बच्चों को किस तरीके से आप समझाएंगे कोई टॉपिक, वो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, दूसरा है दिस फोरसाइट सजेस्ट द प्रॉपर ऑर्डर और सीक्वेंस दैट वुड बी इफेक्टिव। सो एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि अगर मैं फर्स्ट से सेकंड में पढ़ा रही हूँ बच्चों को, सो फर्स्ट में कंपैरेटिवली ज्यादा बेसिक चीजें आएंगी, और उसके बाद हम एडवांस स्टेज में सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे जाएंगे। ओके, सो एक ऑर्डर प्रॉपर और एक सीक्वेंस होनी चाहिए, ताकि जो आपकी लर्निंग, जो आप सिखा रहे हैं, वो इफेक्टिव बन सके।
ठीक है। थर्ड रहेगा मेक्स द चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव्स पॉसिबल। इसके अलावा अगर बच्चों को नहीं समझ आता है, कुछ चीजें हैं या एम्स के पर्टिकुलरली आप एम्स बना रहे हैं, सो अल्टरनेटिव की अगर ये चीज अचीव नहीं हुई तो क्या अल्टरनेटिव चॉइस हमारी होगी, हम फिर किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, वो भी हमें पता होना चाहिए। फिर आता है जी चैप्टर सेकंड हमारा लर्निंग और नॉलेज से रिलेटेड, जिसमें 9 चीजों की बात की गई है। ये 9 पॉइंट्स आपको दिखेंगे। पहला है प्राइमेसी ऑफ द एक्टिव लर्नर, देन है लर्नर्स इन कॉन्टेक्स्ट, कि लर्नर्स किस तरीके से बिहेव करें या क्या चीजें होनी चाहिए, डेवलपमेंट एंड लर्निंग, इंप्लीकेशन फॉर करिकुलम एंड प्रैक्टिस, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, रिक्रिएट करना है नॉलेज को, चिल्ड्रंस नॉलेज एंड लोकल नॉलेज के बारे में बात की गई है, स्कूल की नॉलेज और कम्युनिटी की बात की गई है, और कुछ एक डेवलपमेंटल कंसिडरेशंस भी दी गई हैं। ओके, इनमें से जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं एक बार आपको करवा देती हूँ। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसमें प्राइमेसी ऑफ द एक्टिव लर्नर, सो ये इसमें बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी की। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मतलब उस चीज को अहमियत देना, प्रायोरिटी पे रखना। किसको प्रायोरिटी पे रख रहे हैं आप, बच्चे को प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, ठीक है। तो मींस गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस, देयर वॉइसेस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन। सो उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वो सब चीजों में इंक्लूड होने चाहिए। एक्टिविटी के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको उनको चीजें सिखानी है। ओवरऑल बात सिर्फ इतनी सी हो रही है, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी के ऊपर ये फोकस हमें करना है। जब भी हम बात करेंगे एनसीएफ 2005 की, तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी पे फोकस करते हैं, और यही क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। सो हमें एक्टिव लर्नर को प्रायोरिटी पे रखना है, ये चीज आप ध्यान रखिए। ओके, देन है जी लर्नर्स इन कॉन्टेक्स्ट। सो चिल्ड्रन विल लर्न ओनली इन एन एटमोस्फेयर जहां पे उनको फील हो कि उनकी जरूरत है, दे आर वैल्यूड। ओके, सो ये चीज हमें उनको फील करवानी पड़ेगी। यूजुअली हम क्लासरूम में क्या देखते हैं, अगर ट्रेडिशनल क्लासरूम की हम बात करें, सो टीचर जो है उन्हीं की आवाज सुनाई देती है हमें। टीचर बोल रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, सो टीचर एक एक्टिव रोल में दिखाई देते हैं, ना कि बच्चे, ठीक है। सो उसी चीज के अगेंस्ट ये बात कर रहे हैं कि लर्नर्स तभी सीखेंगे, बच्चे तभी सीखना चाहेंगे इंटरेस्ट के साथ, जब उनके ऊपर जो है प्रेशर ना हो, चीजें ना हो, ऐसा ना हो कि चुपचाप ही बैठना है, आप उनसे पूछ सकते हैं चीजें। तो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी में ऑल्दो वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी हमारी। उसके अलावा अगर बात करें तो हमें ये चीज बच्चों को कन्वे करनी पड़ेगी। हम अभी तक ये चीज कन्वे नहीं कर पाए हैं उनको, ये 2005 की बात हो रही है, कि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो द एसोसिएशन है ना लर्निंग की, कि आप ये कर लीजिए वरना डंडे से पिटाई होगी। तो जो फियर है, एक डिसिप्लिन है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, स्ट्रेस है, वो अगर चीजें रहेंगी, जो कि होनी क्या चाहिए वहां पे, इंजॉयमेंट या सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, वो चीज नहीं है। तो जब स्ट्रेस, फियर या डिसिप्लिन के साथ हम लर्निंग को जोड़ के देख रहे हैं, तो लर्निंग जो है वो डेट्रीमेंटल हो जाती है, मतलब और डिक्रीज हो जाती है लर्निंग का जो लेवल है वो। सो हमें बच्चों को, हमें जरूरत ये है कि हम बच्चों को फील करवाएं कि उनमें से जो हर एक बच्चा है वो, मतलब उनका जो घर है, कम्युनिटी है, लैंग्वेज है, कल्चर है, वो सारे के सारे वैल्यूएबल हैं, सब लोग वैल्यूएबल हैं। यानी हमें डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना है, ये चीज, ये बात यहाँ पे बोली गई है। ओके, सो लर्नर्स को जो है वो इंपॉर्टेंस देनी है, उनको प्रायोरिटी फोकस पे रखना है, उन प्रायोरिटी बेसिस पे हम उनका ध्यान रखेंगे। सो ये लर्निंग एंड नॉलेज में लर्नर्स इन कॉन्टेक्स्ट में मेंशन है। देन है डेवलपमेंट एंड लर्निंग। जब आप डेवलपमेंट और लर्निंग की बात करते हैं तो इसमें कई चीजें आ जाएंगी, क्योंकि बच्चे से लेके, अगर हम इन्फेंसी या चाइल्डहुड की बात करें, सो वहां से लेके हमें अडल्ट, ये जो हमारा अडोलेसेंस है, वहां तक की बात कर रहे हैं हम। सो एक हॉलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। जब मैं हॉलिस्टिक अप्रोच बोल रही हूं, दैट मीन्स हम हर तरीके के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, यानी वो फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा, सोशल भी होगा, कोग्निटिव भी होगा, तो सारे तरीके के डेवलपमेंट की बात करें तो करिकुलम जो है वो एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें बनाना है, और उसमें भी जो चीजें सिखा रहे हैं या जो डेवलपमेंट है वो इंटरकनेक्शंस देख पाए। मतलब जो फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, या जो और तरीके के डेवलपमेंट है, उनमें एक कनेक्शन होना चाहिए। तो इंटीग्रेटेड वे में हमें चीजें लेके चलनी, तो हम बोल सकते हैं कि एक हॉलिस्टिक और इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है वो हमें एनसीएफ 2005 दे रहा है। ओके, देन आता है जी, इसी में फर्दर कुछ एक चीजें इन्होंने मेंशन की हैं। पहली चीज है कि प्री कंडीशन जो है वो क्या है सभी बच्चों के लिए, हम बात कर रहे हैं ना, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, सब चीजें कनेक्टेड होनी चाहिए। सो वो कैसे कनेक्टेड हैं वो चीज बताई गई है। सो सबसे पहली प्री कंडीशन है सभी तरीके के डेवलपमेंट के लिए कि हेल्दी हो बच्चा फिजिकल ग्रोथ वे में। यानी फिजिकली अगर कोई बच्चा हेल्दी होगा तभी वो बाकी चीजें सीख पाएगा। सो हमें सबसे पहला फोकस करना है उसकी फिजिकल ग्रोथ पे, यानी कि इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एडिक्वेट न्यूट्रिशन,
फिजिकल एक्सरसाइज और अदर साइको सोशल नीड्स आर एड्रेस। तो इन चीजों पे हमें ध्यान देना है बच्चे की। ओके, दूसरी बात आती है कॉग्निशन की। सो कॉग्निशन में क्या इन्वॉल्व हो गया, बच्चे का सेल्फ जो है, सेंस ऑफ सेल्फ और वर्ल्ड, आप क्या है और चीजें क्या है, और वो चीजें किस चीज के बेसिस पे, एक्शन और लैंग्वेज दोनों के बेसिस पे हमें करनी है। सो कॉग्निशन की बात दूसरे नंबर पे लेके आए, पहले नंबर पे ये फिजिकल ग्रोथ की बात करते हैं जब डेवलपमेंट और लर्निंग की बात करेंगे, और जब कॉग्निशन की बात आ गई तो उसमें ये मीनिंगफुल लर्निंग की बात करते हैं कि रट्टाफिकेशन वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस के साथ हमें उन्हें चीजें सिखानी है। तो मीनिंगफुल लर्निंग क्या होगी, एक जनरेटिव प्रोसेस होगा ऑफ रिप्रेजेंटिंग एंड मैनिपुलेटिंग कॉन्क्रीट थिंग्स एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन रादर देन जो हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर देते हैं, रट्टे मार लेते हैं और वो इंफॉर्मेशन फिर एग्जाम में उगल देते हैं, रिट्राइव कर देते हैं। ओके, सो वो चीज की बजाय हमें मीनिंगफुल लर्निंग पे फोकस करना है। देन है जी अडोलेसेंस की जो स्टेज होती है ना, वो बहुत क्रिटिकल स्टेज होती है सेल्फ आइडेंटिटी के लिए, जो हम पियाजे की थियरी में भी पढ़ चुके हैं, और हमने अडोलेसेंट जब पूरा पढ़ा था केवीएस के लिए भी, उसमें भी मैं सारा का सारा करवा चुकी थी। सो इस पॉइंट पे जो अडोलेसेंस की स्टेज है, वहां पे एक रिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग जो है वो बहुत जरूरी है, चाहे उनको इंडिपेंडेंसी चाहिए हो, इंटीमेसी हो, पीयर ग्रुप डिपेंडेंस हो। सो उन सब चीजों मतलब जो भी इश्यू अडोलेसेंस के टाइम पे आएंगे ना, उस स्टेज में आएंगे, सो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वे में हमें उनको हैंडल करना पड़ेगा। ओके, हमें उनको अवेयरनेस देनी, अवेयर करना पड़ेगा। जैसे अभी एक मूवी आई है ना छतरी वाली, उसमें अडोलेसेंट वाली जो स्टेज है 10th 11th 12th वाली, उस टाइम पे अवेयर किया जा रहा है बच्चों को, पर्टिकुलर जो उनकी जो चीजें वो फेस कर रहे हैं, जिस मतलब वो होता है ना कि कुछ गलत करने से बेटर है कि आप उनको इंफॉर्मेशन दे दीजिए ना। तो उसमें एक डायलॉग भी है आई थिंक उस मूवी में, कि अगर मैं सही बोल रही हूँ तो, कि अगर उनको अवेयरनेस होगी, अगर वो चीजें सीखेंगे, पता होंगी, उनको अवेयर होंगे, तो वो गलती और गलत दोनों चीजों से बच सकेंगे। ओके, सो वो गलती और गलत वाला पॉइंट जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है जब हम बात करते हैं, क्योंकि जब डेवलपमेंट की बात करेंगे और स्पेसिफिकली एडोलेसेंट स्टेज की बात करेंगे, तो वहां पे बहुत सारे इश्यूज आप फेस कर रहे होते हैं, आप में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, आप पढ़ाई में या फिर मतलब किसी पर्टिकुलर चीज में आपकी एनर्जी जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, वो तो आप मिस यूज, या जैसे मैंने RKSK वाली जो थीम उस वो थी हमारी हेल्थ स्कीम, उसमें भी बताया था कि एडोलेसेंट के बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सो वहां पे रिस्पॉन्सिबली हैंडल करना है, उनको सही नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करनी है। ओके, एंड लास्ट पॉइंट है, इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट एन इंक्लूसिव एनवायरमेंट। तो सभी बच्चों को, मतलब इंक्लूसिव भी जब हम बोल रहे हैं तो स्पेसिफिकली हम उनकी बात कर रहे हैं जो हु आर एट अ रिस्क ऑफ, या तो मार्जिनलाइजेशन के रिस्क पे हैं, जैसे बच्चे जो है वो डिसेबिलिटी के साथ, या फिर हो सकता है सोशियो इकोनॉमिक या कास्ट बेसिस पे, बहुत सारी तरीके से मार्जिनलाइजेशन हो सकते हैं। सो वो इंक्लूड करना है हमें सबको, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो वहां पे होनी चाहिए, एनवायरमेंट जो है वो हमारा इंक्लूसिव होना चाहिए जो सबको एक्सेप्ट करे। ओके, देन आता है जी हमारा फोर्थ पॉइंट, इसी सेकंड चैप्टर की बात हो रही है ये, इंप्लीकेशंस फॉर करिकुलम एंड प्रैक्टिस। सो इंप्लीकेट कैसे करेंगे, हमने करिकुलम तो अच्छा बना लिया, बट इंप्लीकेट कैसे करेंगे आप उसको। सो सबसे पहला है टीचिंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, और इसी बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि ये जो अप्रोच है इनका वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है। ठीक है, सो वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच आप याद रखेंगे कि बिहेवियरिज्म पे नहीं, कंस्ट्रक्टिविज्म पे फोकस है इनका, कि लर्नर्स जो है वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं खुद की नॉलेज। सो हमें उनको इस तरीके से पढ़ाना है कि वो अपने आप सीख पाए। ठीक है, तो टीचर का जो रोल रहेगा वो यहाँ पे एक फैसिलिटेटर का रहेगा अगर हम बात करें, क्योंकि हमें उनको एक्सपीरियंस देना, वो करके सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग वाला कॉन्सेप्ट रहेगा। सो टीचर जो है वो एक फैसिलिटेटर की तरह रहेगा, जो कि एनकरेज करेगा लर्नर को रिफ्लेक्ट बैक करने पे, एनालाइज करने पे, इंटरप्रेट करने पे, कि आप चीजों को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, कैसे एनालाइज करेंगे और कैसे रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, यानी सोचेंगे उसके बारे में। ठीक है, सो ये सारा का सारा कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है उसमें टीचर जो है वो सिर्फ एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाएगा, तब हम इसको इंप्लीकेट कर सकते हैं। देन है जी द वैल्यू ऑफ इंटरेक्शन। तो जो इंटरेक्शन है ना हमारी, चाहे वो एनवायरमेंट के साथ है, चाहे वो नेचर, आसपास की चीजें, दूसरे बच्चे, टीचर के साथ इंटरेक्शन, तो वो जितनी भी इंटरेक्शन है वो उनको वैल्यू करना है, मतलब उन इंटरेक्शन पे हमें फोकस करना है, एंड ये एक्शन और लैंग्वेज दोनों वे में हमें दिखनी चाहिए इंटरेक्शन जो है। डिजाइनिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, एक बढ़िया लर्निंग एक्सपीरियंस, पॉजिटिव लर्निंग एक्सपीरियंस उनको हमें देना है, और उस लर्निंग एक्सपीरियंस में लर्निंग बाय डूइंग पे हमें फोकस करना है। देन है अप्रोच टू प्लानिंग, कि आप प्लान कैसे करेंगे। ठीक है, सो वी नीड टू व्यू दैट, हमें एक तरीके से बच्चे को ना कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज की तरह देखना है कि वो अपने आप कंस्ट्रक्ट कर लेगा,
ओके। सो ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ जो कॉग्निटिव सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, लैंग्वेज हो गया, सिर्फ इनमें ही नहीं, जो स्किलफुल सब्जेक्ट हैं या वैल्यूज डेवलप करनी है, एटीट्यूड डेवलप करना है, पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, सो वहां पे भी हमें कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है वो लेके चलना पड़ेगा। ठीक है। देखा जाए तो ये पर्सपेक्टिव जो है लर्नर का, ये बहुत ऑब्वियस सा साउंड कर रहा है कि हाँ टीचर फैसिलिटेटर की तरह काम करे, बट बहुत बार क्या होता है कि हम जो है वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते वाली सिचुएशन लगा लीजिए, या फिर टीचर्स जो है वो चाह रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच हो, बट उनका जो लेसन प्लान है ना उसी पे स्टिक करके रहते हैं वो बहुत बार। तो वो जो लेसन प्लान हमने सीखा है अभी तक कि लेसन प्लान बनाना है, सो वो कहीं ना कहीं हर्बर्ट का जो लेसन प्लान है उस पे फोकस करते हैं, उसी की तरफ चले जाते हैं। ओके। जो कि किस पे, आउटकम पे फोकस करता है कि एंड में क्या बच्चों ने सीखा वाली सिचुएशन। सो वो एक कहीं ना कहीं उसमें मेमोरी रट्टाफिकेशन वाली चीज आ जाएगी जब हम हर्बर्ट की बात कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं हमारा जो अप्रोच है प्लानिंग को लेके वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होना चाहिए, बट अभी भी हम हर्बर्ट के लेसन प्लान की तरफ चले जाते हैं जो कि गड़बड़ है। तो हमें कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है वो अप्रोच फॉलो करना है। क्रिटिकल पेडागोजी की भी इन्होंने बात की है भाई। क्रिटिकल पेडागोजी की जब हम बात करते हैं तो क्रिटिकल पेडागोजी मतलब जो आप चीजें पढ़ा रहे हैं वो क्रिटिकली एनालाइज करे बच्चा उनको। ठीक है। सो वो क्रिटिकल एनालिसिस में मतलब कंस्ट्रक्ट तो वो कर ही रहा है नॉलेज, वो अच्छे से रिफ्लेक्ट बैक करे वहां पे। सो ये क्रिटिकल पेडागोजी जो है वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है हमें टू रिफ्लेक्ट क्रिटिकली किन इश्यूज पे, जो आसपास के इश्यूज हैं, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यू हो, सोशल इश्यू हो, इकोनॉमिक या फिर मोरल एस्पेक्ट हो किसी चीज का। ठीक है। सो इसकी वजह से बच्चों में क्या होगा, एक थोड़ा सा ब्रॉड जो है चीजें होंगी, उनका जो थिंकिंग है, थिंकिंग लेवल है वो ब्रॉड हो जाएगा, वो क्रिटिकली एक क्रिटिकल थिंकिंग जो है उनमें डेवलप होगी, ये हम बोल सकते हैं। देन आता है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, जिसमें ये तीन चीजों की बात करते हैं। एक बेसिक कैपेबिलिटीज की कि बच्चों में किस तरीके की बेसिक कैपेबिलिटी होनी चाहिए, नॉलेज इन प्रैक्टिस की, एंड फॉर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग की। सो इन तीनों में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं बता देती हूँ। बेसिक कैपेबिलिटीज में ये अलग अलग चीजें बताते हैं, जैसे लैंग्वेज पे कमांड हो, कुछ चीजें पता हो, क्योंकि बच्चा स्कूल में आता है तब भी उसको मिक्सअप वाली लैंग्वेजेस तो आती हैं। ओके। तो वो कैपेबल हो लैंग्वेज जानने के लिए। फॉर्मिंग एंड सस्टेनिंग रिलेशनशिप, इंटरेक्शन जो है वो चाहे एनवायरमेंट के साथ हो, पीयर ग्रुप के साथ हो, तो वो रिलेशनशिप जो है वो बना पाए, कैपेबिलिटी हो उसमें, सस्टेन कर पाए। कैपेबिलिटीज फॉर वर्क एंड एक्शन, वो काम कर पाए, एक्शन ले सके। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटिंग दैम विद क्लासरूम लाइफ। सो जो है इसको क्या कर पाए, फ्लेक्सिबल कर पाए। नहीं, ये दो पॉइंट्स जो है वो हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल के हैं, ये तीन ही पॉइंट्स हैं इसमें। ठीक है। सो आप इतना ध्यान रखिए, जब बेसिक कैपेबिलिटी की ये बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ इन तीन चीजों की बात कर रहे हैं कि वो काम करने की कैपेबिलिटी हो, रिलेशनशिप को सस्टेन कर पाए, और लैंग्वेज के ऊपर उसका फोकस हो, लैंग्वेज उसको पता हो, बेसिक नॉलेज। ठीक है। दूसरा है नॉलेज इन प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत सारी नॉलेज ऐसी होती है जैसे क्राफ्ट में हो गई, या वीविंग, कारपेंट्री, पोट्री, ये फार्मिंग या शॉपकीपिंग या जो दुकानदार होते हैं, ये वाले जो ऑक्यूपेशंस है ना, उनमें कहीं ना कहीं एक स्किल होती है, और वो स्किल जो है वो प्रैक्टिस के साथ और निखरती है। जैसे आप कुछ बुनना सीख रहे हैं या आप कढ़ाई बुनाई सीख रहे हैं, तो उस टाइम पे आप जितना करके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बार बार उस चीज की, सो वो एस्पेक्ट यहाँ पे ज्यादा है कि नॉलेज जो है, इस तरीके की नॉलेज में प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, उस पर इन्होंने फोकस किया है। ठीक है। तो ये दीज फॉर्म्स ऑफ नॉलेज जो है आर ऑफ प्रैक्टिकल नेचर, टैक्टिक एंड ऑफन ओनली पार्शियली आर्टिकुलेटेड। सो आर्टिकुलेशन यहाँ पे कम मिलेगा आपको, प्रैक्टिकलिटी ज्यादा मिलेगी, जिसमें आप प्रैक्टिस के थ्रू ही सीख पाएंगे। तो यहाँ पे आपको उस तरीके की चीजें सिखानी है। देन है फॉर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आप सीखते कैसे, तो उसमें इन्होंने लेयरिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है एक्सप्लेन किया। ये वर्ड टर्म्स आप ध्यान रख सकते हैं। कॉम्प्रीहेंशन मतलब कि आप लैंग्वेज को समझ रहे हैं, जो कंटेंट आपके सामने बोला गया है आप उसको कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं। ठीक है। देन है रेफरेंस, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, व्हाट द टर्म्स ऑन एंड कॉन्सेप्ट्स एंड आएगा ये, एंड कॉन्सेप्ट्स रेफर टू। ओके, कि जो चीज आपको बताई गई है उसका मतलब क्या है, रेफरेंस क्या है, चीजें हैं कैसे, आप समझ पा रहे हैं। देन है जी एपिस्टेमिक, अंडरस्टैंडिंग व्हाट काउंट्स एज एविडेंस। तो आपको ये पता हो जब आप जज कर रहे हो, या एविडेंस मतलब आपको ये पता हो कि आप एविडेंस कौन सी चीज है कौन सी नहीं है, सही गलत का आपको पता हो। ठीक है। देन रिलेशनल एंड सिग्निफिकेंट है, अंडरस्टैंडिंग थ्रू डेवलपिंग इंटरकनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट फैक्ट्स कॉन्सेप्ट्स, यानी आप क्या कर पा रहे हैं, चीजों को इंटरकनेक्ट कर पा रहे हैं, वो यहाँ पे दिखेगा। तो जब आप अगर आपको कोई चीज समझ आ गई ना तो आप उसको कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे, रेफरेंसेस आपको पता होंगे। एपिस्टेमिक होगा कि आपको पता है कौन सा एविडेंस की तरह यूज होगा कौन सा नहीं होगा, एंड देन इंटरकनेक्टेड होंगी चीजें, आप रिलेशनशिप जो है वो डिराइव कर पाएंगे चीजों के बीच में।
देन लास्ट इसमें 9th चैप्टर है जी, 5वें के बाद मैं 9th करा रही हूँ क्योंकि बीच वालों में ज्यादा कुछ है नहीं, आप एक बार रीडिंग ले सकते हैं अगर आपको लेनी है तो कुछ एक डेवलपमेंटल कंसीडरेशंस हैं, यानी कुछ एक प्रिंसिपल्स हैं रिगार्डिंग द अप्रोच टू नॉलेज इन द करिकुलम। सो वो प्रिंसिपल्स हमें एक बार देख लेते हैं। एक्वायरिंग अ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव किस पे, सोशल रियलिटी और नेचुरल एनवायरमेंट थ्रू द लेंसेज प्रोवाइडेड बाय सब्जेक्ट मैटर, विच मीन्स कि हमें वो ओवरऑल जैसे हमने क्रिटिकल पेडागोजी की बात की थी ना, यहाँ पे भी वही क्रिटिकल थिंकिंग की बात आ रही है कि जो सब्जेक्ट में आपको पढ़ाया गया है आप उसको जो नेचुरल एनवायरमेंट में चीजें हो रही कि मान लो बायो की टीचर ने आपको ये पढ़ाया कि फ्लावर क्या होता है, सो आप उसको नेचर में जब देखते हैं तो वो आप चीजें डिफ्रेंशिएट कर पाए, जो समझाया था उसको कर पाए, तो वो आप एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से भी देख पाए, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से देख पाए, वो एक्वायर करना है। देन है कनेक्टिंग विद द लोकल, यानी कनेक्ट लोकल्स के साथ कनेक्ट करके कैसे कि आप मीनिंगफुलनेस बढ़ा सकते हैं उस चीज की, कि जो चीजें आपने सीखी, मान लो जैसे मैंने कई बार एग्जांपल दिया है कि आसपास कोई अगर मिल्क डेयरी का प्लांट है तो आप वहां ले गए, सो जो पनीर कैसे बनता है, चीजें कैसे होती हैं, जो आपने क्लास में पढ़ाया था वो वहां पे देख लिया, जो कि आपने आसपास की कंपनी या लोकल्स के साथ कनेक्ट करके उनको सिखाया। मेकिंग कनेक्शंस अक्रॉस डिसिप्लिन, यानी आप कनेक्ट करेंगे सब चीजों को, इंटरकनेक्टेड होंगी नॉलेज सारी की सारी, चाहे वो मैथ्स हो, लैंग्वेज हो, जो भी चीजें आप इंटरकनेक्ट करके उनको पढ़ाएंगे। रियलाइजिंग द फ्रूटफुलनेस, ओपननेस ऑफ इंक्वायरी एंड प्रोफेशनल प्रोविजनल नेचर ऑफ ट्रूथ। सो कैसे आप चीजों को मतलब एक इंक्वायरी बेस्ड या डिस्कवरी लर्निंग को कैसे फोकस करेंगे वो बता रखा है। एंगेजिंग विद लोकल नॉलेज, इंडिजिनस प्रैक्टिसेस, बहुत जगह होता है ना लोकल एरियाज में, मान लो जैसे कोई है किसी एरिया में गुड़ बनाया जाता है, सो गुड़ बनाने का ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, ठीक है, सो वो चीजें आप दिखा सकते हैं। बेसिकली जो वहां की प्रैक्टिसेस हैं, हो सकता है सिर्फ वहीं की हो, इंडिजिनस हो, या जो लोकल नॉलेज है उसके साथ एंगेज करना है बच्चों को। एनकरेजिंग क्वेश्चंस एंड लिविंग स्पेस ओपन फॉर द परस्यूट ऑफ न्यू क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को एनकरेज करना है कि ना समझ आए तो वो बच्चे पूछ पाए, जैसे मैं आप लोगों को बोलती हूँ ना कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, सो वही चीज है कि आपको क्वेश्चन पूछने के लिए एनकरेज करना है। बीइंग सेंसिटिव टू द इश्यूज ऑफ इक्वालिटी, क्लासरूम में या जो स्टीरियोटाइप्स बन जाते हैं बहुत बार, ठीक है, जैसे गर्ल्स जो है उनको फील्ड बेस्ड प्रोजेक्ट ना दिए जाएं, ठीक है, ब्लाइंड को जो है वो किसी पर्टिकुलर चीज से एक्सक्लूड कर दिया जाए, सो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, हमें इक्वालिटी लेके आनी है और स्टीरियोटाइप्स क्रिएट नहीं करने हैं। डेवलपिंग द इमेजिनेशन, कीपिंग इमेजिनेशन एंड फैंटेसी अलाइव, इमेजिनेशन को डेवलप करना है, एनकरेज करना है बच्चों को सीखने के लिए। देन आता है जी थर्ड चैप्टर जिसमें करिकुलर एरियाज, स्कूल स्टेजेस और असेसमेंट की बात की गई है। इसमें अगर हम देखेंगे तो 9 सब्जेक्ट्स, ऑल्दो फोकस ग्रुप हमारे क्या थे, 21 फोकस ग्रुप बनाए थे, बट ओवरऑल जब हम समरी की बात करेंगे तो उसमें इन्होंने 9 सब्जेक्ट्स जो है वो इंक्लूड किए करिकुलर एरियाज में। लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, वर्क, आर्ट, पीस, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड हैबिटेट एंड लर्निंग। सो ये चीजें ये आप नो याद रख सकते हैं अगर आपको याद रहते हैं तो। हर एक के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें देख लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा बना रखा है, ऑब्वियसली 159 का पेजेस का डॉक्यूमेंट है, दैट डजंट मीन हम सारे ही पढ़े, फिर तो आप खुद भी पढ़ सकते थे। सो लैंग्वेज के बारे में अगर हम बात करें तो लैंग्वेज स्किल की, यानी स्पीच या लिसनिंग वो होनी चाहिए, रीडिंग राइटिंग, कट अक्रॉस स्कूल एंड सब्जेक्ट डिसिप्लिन। जो फाउंडेशनल रोल है लैंग्वेज का इन चाइल्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज वो एलिमेंट्री क्लास से रहेगा और वो बाद तक रिकॉग्नाइज किया जाएगा जब हम सीनियर सेकेंडरी क्लासेस की देखेंगे चीजें। ओके, सो लैंग्वेज स्किल्स जो है वो डेवलप होनी चाहिए कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या लैंग्वेज आपको आती है। रिन्यूड एफर्ट है जी, जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला 1968 की पॉलिसी में बताया गया था, जो कोठारी कमीशन ने बोला था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, उसी को रिन्यू करने की बात की गई है कि ऑब्वियसली जब आप प्राइमरी लेवल की बात करते हैं सो प्राइमरी लेवल पे मदर टंग में आप उसको सिखाएंगे क्योंकि बच्चा घर से मदर टंग ही सीख के आया है ज्यादातर, ठीक है, तो वो चीजें होंगी। और मदर टंग की बात अगर हम करें तो उसमें ट्राइबल लैंग्वेजेस भी इंक्लूडेड मानी जाएंगी, ठीक है, तो प्राइमरी लेवल पे बेस्ट मीडियम रहेगा वो। उसके बाद हमारी ऑब्वियसली 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आप सबको पता होगा, उसके बाद जो पहली है वो मदर टंग में, दूसरी जो है वो क्या होनी चाहिए जी आपकी, कोई इंग्लिश हो सकती है या कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है, और तीसरी तो ऐसे ही पॉइंट क्या है, हमें हर चीज को अहमियत देनी है। सो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, एक वर्ड आप याद रखेंगे, मल्टीलिंगुअलिज्म।
सो मल्टीलिंगुअलिज्म पे ये फोकस करते हैं। ओके, यानी हर एक लैंग्वेज बच्चे को पता होनी चाहिए और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करने की बात कही गई है। इंग्लिश नीड्स टू फाइंड इट्स प्लेस अलोंग विद अदर इंडियन लैंग्वेजेस, इंग्लिश का भी एक प्लेस जो है वो होना चाहिए। मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर जो है सोसाइटी का, उसको एक रिसोर्स की तरह यूज करना है। आपको ऐसा ना हो कि क्लास में अगर मल्टीलिंगुअलिज्म है या जो है डाइवर्सिटी है क्लास में, तो आप उसको एक प्रॉब्लम की तरह देख रहे हैं, आप उसको रिसोर्स की तरह यूज करेंगे। ठीक है, देन आता है जी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी सेम चीज दिखेगी कुछ ना कुछ। मैथमेटिशियंस जो है एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली, फॉर्मुलेट एंड हैंडल एब्स्ट्रैक्शंस रादर देन नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, यानी जो मैकेनिकल प्रोसेस है या फिर जो थ्योरम आपको पढ़ा दी या थियरी पढ़ा दी, ठीक है, सो उन चीजों की बजाय लॉजिकली जो चीजें हैं फॉर्मुलेट कर रहे हैं आप, कैसे चीजें सोल्व होंगी, वो चीजें पे फोकस करना, वो मेजर गोल ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स जो है वो होना चाहिए, रादर देन जो नॉलेज की हम बात करते हैं ना कि फॉर्मल या मैकेनिकल प्रोसीजर्स बता दिए उसकी बजाय, यानी लर्निंग बाय डूइंग ही है देखा जाए तो। टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स शुड एनहेंस चिल्ड्रंस एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन, टू विजुअलाइज एंड हैंडल एब्स्ट्रैक्शंस, यानी जो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है, इमेजिनेशन की अगर कोई चीज है तो वो इमेजिन कर पाए, एक लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग जो है वो डेवलप हो पाए जब मैथ्स की बात करेंगे। एक्सेस टू क्वालिटी मैथमेटिक एजुकेशन इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। देन है जी साइंस। साइंस में वही आप चीजें करके सिखाएंगे, एक्सपेरिमेंट्स पे फोकस करेंगे, अवेयरनेस जो है एनवायरमेंट से रिलेटेड होनी चाहिए, सो वो फिर अकॉर्डिंगली चीजें हो जाएंगी, आप एक बार इसको देख सकते हैं। देन सोशल साइंस। सोशल साइंस की बात करें, कंटेंट नीड्स टू फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रादर देन लाइनिंग अप द फैक्ट। सोशल साइंस में हम यूजुअली मान लेते हैं कि फैक्ट्स ही तो है, सारे याद ही तो करने हैं, पहले हुआ क्या था, जैसे हिस्ट्री में, ठीक है, बट वो चीज नहीं होनी चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने कि क्यों हुआ था, कैसे हुई थी चीजें, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे आपको ज्यादा फोकस करना है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आप उनको क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे कि नेशनल कंसर्न्स को, चाहे जेंडर है, जस्टिस है, ह्यूमन राइट्स हैं, सेंसिटिविटी है, तो सब चीजों के बारे में डिस्कशन जो है वो होना चाहिए। सिविक्स जो है उसको रिकास्ट किया जाए पॉलिटिकल साइंस की तरह, ताकि बच्चों का एक कंसेप्शन या हो क्या रहा है सोसाइटी में वो उनको पता हो। वर्क की बात करें तो स्कूल करिकुला फ्रॉम द प्री प्राइमरी स्टेज टू द सीनियर सेकेंडरी स्टेज नीड टू बी रिकंस्ट्रक्टेड, क्या रियलाइज करने के लिए, टू रियलाइज द पेडागोजिक या पेडागोगिक बोल देते हैं बहुत सारे लोग, तो पेडागोगिक पोटेंशियल ऑफ वर्क एज ए पेडागोगिक मीडियम इन नॉलेज एक्विजिशन, डेवलपिंग वैल्यूज एंड मल्टीपल स्किल फॉर्मेशन। सो हमें इन मतलब जो हमारा करिकुलम है या जो चीजें है ना स्कूल करिकुलम वाला, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है, ताकि एक पोटेंशियल पेडागोजी जो है वो हम बच्चों को दे पाए। देन है आर्ट जी। आर्ट की अगर बात करेंगे तो इसमें यूजुअली फोक एंड क्लासिकल फॉर्म्स जैसे म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, विजुअल आर्ट्स हो गया, पपेट्री हो गया, जो पपेट बनाते हैं ना वो वाला, क्ले वर्क हो गया, या थिएटर हो गया, या हेरिटेज क्राफ्ट हो गया, उसको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए एक इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द स्कूल करिकुलम, यानी इनको भी स्कूल करिकुलम में इंक्लूड किया जाना चाहिए और ये भी एक इंटीग्रल कंपोनेंट है, ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। अवेयरनेस हमें होनी चाहिए टू ऑफ देयर रेलेवेंस, कि ये क्यों रेलेवेंट है। पर्सनल, सोशल, इकोनॉमिक, एस्थेटिक नीड्स शुड बी बिल्ट अमंग पेरेंट्स, स्कूल की जो अथॉरिटीज हैं और एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। आर्ट शुड कंप्राइज अ सब्जेक्ट एट एवरी स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन। सो आर्ट का ये जो सब्जेक्ट है जिसमें हम फोक डांस और बाकी चीजों की बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वो वहां पे इंक्लूडेड होना चाहिए हर स्टेज पे। पीस की बात करें तो पीस ओरिएंटेड वैल्यूज जो है उनको प्रमोट किया जाना चाहिए सभी सब्जेक्ट में। पीस एजुकेशन शुड फॉर्म अ कंपोनेंट ऑफ टीचर एजुकेशन। सो पीस एजुकेशन को टीचर एजुकेशन के पार्ट भी बनाया जाना चाहिए। हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन बहुत नेसेसरी है ओवरऑल डेवलपमेंट जो है लर्नर की, उसके लिए। सो हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन के थ्रू, जिसमें हम योगा वगैरह सब चीजें, एक्सरसाइज और वो सब इंक्लूड कर रहे हैं, सो ये इजी हो जाएगा एनरोलमेंट, रिटेंशन और कंप्लीशन ऑफ स्कूल के इश्यूज को सॉर्ट आउट करना। क्योंकि अगर वो अच्छे से, जैसे हम मिड डे मील देते हैं ना, तो उनकी हेल्थ की बात हो गई, वो अच्छे से खा पी पाएंगे, सो वो अगर अच्छा खाना, अच्छे मिड डे मील आप उनको देंगे, सो वो अच्छा रिटेंशन होगा, रिटेंशन होगा तो वो सीख भी पाएंगे कुछ चीजें। तो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। देन है हैबिटेट एंड लर्निंग। एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है मे बी बेस्ट परस्यूड बाय इन्फ्यूजिंग द इश्यूज एंड कंसर्न्स ऑफ एनवायरमेंट इनटू द टीचिंग ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन। तो हमें एनवायरमेंट की भी सारी चीजें इंक्लूड करके चलनी है। ये थी कुछ एक चीजें जिनमें आपको रटने की जरूरत नहीं है, बेसिक जो चीजें होती हैं वो ही दे रखी हैं। ये 9 वर्ड आप याद रख सकते हैं, जो 9 सब्जेक्ट मेंशन है वो।
अगर चैप्टर 4 की बात करें तो स्कूल एंड एनवायरमेंट, जो क्लासरूम का एनवायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, एक एंगेजिंग एनवायरमेंट होना चाहिए, उसी की बात की गई है। ये कुछ एक पॉइंट्स हैं कि फिजिकल एनवायरमेंट कैसा हो, नर्चरिंग एंड एनेबलिंग एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट जो उसको नर्चर करें, एक लर्निंग के लिए एक्टिव बच्चा जिसमें हो वैसा एनवायरमेंट बनाएं, सभी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर पाएं, डिसिप्लिन एंड पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट हो, स्पेस हो पेरेंट्स और कम्युनिटी के लिए, करिकुलम साइट्स एंड लर्निंग रिसोर्सेज अवेलेबल हो, टाइम की बात इन्होंने बहुत अच्छे से की है, ऑल्दो इन चीजों से क्वेश्चन आए नहीं है, बट टाइम में इन्होंने बोला है कि बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो 45 मिनट्स बताते हैं, टीचिंग लर्निंग का जो टाइम टेबल है वो एक लेक्चर का आप लगा सकते हैं, बट फ्रिक्वेंटली अगर हम आप देखें तो 30 to 35 मिनट्स जो है वो एक मीनिंगफुल लर्निंग के लिए ओके है, ठीक है। इससे ज्यादा जो अगर हुआ तो वो मीनिंगफुल नहीं हो पाएगी। सो लेक्चर की टाइमिंग 30 to 35 की बात कर रहे हैं। टीचर की ऑटोनॉमी जो है टीचर के पास होनी चाहिए ताकि वो बेटर तरीके से काम कर पाए। इसमें भी इन्होंने कुछ एक टाइमिंग जो है वो मेंशन की है कि कितना टाइम आप एक लेसन प्लान बनाने में लगाएंगे, या एक दिन में कितना टाइम देंगे, हफ्ते में कितना टाइम आप लेसन प्लानिंग में देंगे, तो वो चीजों की बात की गई जो कि अभी तक पूछी नहीं गई है, बट आप रीडिंग ले तो देख सकते हैं इसको। चैप्टर 5 में बात की गई है जी रिफॉर्म्स की, ठीक है। क्वालिटी कंसर्न की बात की गई कि क्वालिटेटिव होनी चाहिए चीजें, हमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। टीचर एजुकेशन फॉर करिकुलम रिन्यूअल, तो करिकुलम को रिन्यू करते टाइम हमें टीचर एजुकेशन का भी ध्यान रखना है कि टीचर्स को उस बारे में पता हो, जैसे हम बीएड एमएड करते हैं ना अब, तो वहां पे भी ये चीजें पढ़ाई जाए। एग्जामिनेशन रिफॉर्म की बात की गई है कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आनी चाहिए। वर्क सेंटर्ड एजुकेशन की बात की गई है जिसमें हम वोकेशनल एजुकेशन को ला सकते हैं कि जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं उसकी वजह से एक जॉब पर्सपेक्टिव जो है वो आपका निकल के आए, ऐसा ना हो कि आप पढ़ कुछ रहे हैं बट जब आप जॉब करेंगे तो वहां कुछ और स्किल चाहिए, इसलिए वो मिसमैच हो रहा है और आपको जॉब्स नहीं मिल रही हैं। सो वर्क सेंटर्ड एजुकेशन की बात की गई है। कुछ एक इनोवेशन इन आइडियाज या प्रैक्टिसेस होने चाहिए, और हमें पार्टिसिपेट, जो पार्टनरशिप है हमारी, चाहे वो एनजीओज के साथ हो या गवर्नमेंट के साथ हो, उन चीजों के साथ पार्टनरशिप करते रहना चाहिए और उससे हमें नई चीजें सीखने को मिलेंगी। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं कवर करवा देती हूँ। जो क्वालिटी कंसर्न है ना, कंसर्न फॉर क्वालिटी, ये मैंने बता दिया आपको। रिन्यूअल में एक दो चीजें मेंशन है जहां से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कोठारी कमीशन है, हम सबको पता है 1966 से 64 से 66 तक आया था। इसने एम्फेसाइज किया था, एम्फेसाइज द नीड फॉर टीचर एजुकेशन टू बी ब्रॉट इनटू मेन स्ट्रीम एकेडमिक लाइफ, बट टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एट इंसुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो हमें मेन स्ट्रीम में लाने की जरूरत है, तभी हमें हमारी बात निकल के आती है, जो हम टीचिंग को एक प्रोफेशनलिज्म की तरह देखते हैं, एक प्रोफेशन की तरह देखते हैं। तो इन्होंने टीचर एजुकेशन को मेन स्ट्रीम एकेडमिक लाइफ में लाया जाना चाहिए, उसकी बात की थी। चट्टोपाध्याय कमेटी 83-85 में थी, इन्होंने रेकमेंड किया था दैट द लेंथ ऑफ द ट्रेनिंग फॉर अ सेकेंडरी टीचर, तो वो क्या होनी चाहिए कि 12th क्लास के बाद आपके 5 साल का कोर्स होना चाहिए अगर आप सेकेंडरी टीचर बनना चाह रहे हैं तो वो 5 साल की ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पे दी जानी चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये चट्टोपाध्याय कमेटी टीचर एजुकेशन से रिलेटेड थी, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, नाम याद रख सकते हैं। यशपाल कमेटी की रिपोर्ट हम सबको पता है, लर्निंग विदाउट बर्डन की इन्होंने बात की थी कि बच्चे का बोझ जो है वो कम करना है, बैग्स भी रिमूव करने की इन्होंने बात की थी। देन मेजर चीज, ये मेजर शिफ्ट्स की बात करते हैं, कुछ एक टीचर सेंट्रिक और स्टेबल डिजाइन से हमें लर्नर सेंट्रिक पे फोकस करना है, टीचर की जो डायरेक्शन या डिसीजन देना है वहां से लर्नर की ऑटोनॉमी पे फोकस करना है, बेसिकली चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी पे फोकस करना है, आप देखेंगे इन सारे पॉइंट्स में। टीचर गाइडेंस एंड मॉनिटरिंग से मतलब टीचर गाइड ना करे बट फैसिलिटेट करे, सपोर्ट करे, एनकरेज करे लर्निंग में। पैसिव रिसेप्शन इन लर्निंग की बजाय एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, मतलब पैसिवली जो बच्चे सुन रहे हैं उसकी बजाय वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ऐसी लर्निंग हमें बनानी है। लर्निंग विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, सिर्फ क्लासरूम की 4 दीवारों के बीच में सिखाने की बजाय हमें लर्निंग को एक वाइडर सोशल कॉन्टेक्स्ट देना है। नॉलेज एज गिवन एंड फिक्स्ड, उसकी बजाय एक फ्लेक्सिबल और जिसमें इन्वॉल्व हो, क्रिएटिविटी निकल के आए, वो चीज पे फोकस करना है। डिसिप्लिनरी फोकस से मल्टी डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट हमें जाना है, एजुकेशनल फोकस जो हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए। देन लीनियर एक्सपोजर की बजाय हमें मल्टीपल और डाइवर्जेंट एक्सपोजर जो है वो बच्चों को देना है। टीचर का जो अप्रेजल है जो कि पूरे एनुअली होता है, वो एनुअल की बजाय कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ये बात इन्होंने बोली है। सो हमें यहां से फ्रॉम से टू तक शिफ्ट करनी है चीजें, ठीक है। सो ये चीज भी आपके उसमें मैंने डायरेक्ट उठाई है एनसीएफ 2005 से, बहुत अच्छे से समझा रखा है इसमें कि कैसे आप यहां से यहां तक शिफ्ट होंगे, ओके।
देन है जी टीचर्स नीड टू बी प्रिपेयर्ड। तो टीचर्स को भी कुछ चीजों के लिए प्रिपेयर होना चाहिए जब रिफॉर्म्स की बात आती है, कि वो बच्चों का ध्यान रखें, बच्चों को ऐसे लगे कि उनसे प्यार किया जा रहा है, उनको समझा जा रहा है, वो चीज होनी चाहिए। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन विद इन सोशल कल्चरल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। तो हर कॉन्टेक्स्ट में बच्चों को समझने की कोशिश करनी है, उनकी नीड्स को समझने की कोशिश करनी है। टीचर को रिसेप्टिव बनना पड़ेगा ताकि एक कांस्टेंट जो है वो लर्निंग हो सके। अगर वो रिसेप्टिव होंगे, बच्चों की सुनेंगे, देखेंगे चीजें, तो वो ज्यादा बेटर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। लर्निंग को एक मतलब एज अ रिसर्च फॉर मीनिंग आउट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज जनरेशन। तो एक लर्निंग को कॉन्टिन्यूटी की तरह देखना और लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करना पड़ेगा टीचर को। व्यू नॉलेज नॉट एज एन एक्सटर्नल रियलिटी, कि जो टेक्स्ट बुक्स में है वही नॉलेज है, बट कंस्ट्रक्ट करनी है हमें नॉलेज। तो नॉलेज को एक कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट या फिर एक जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ना, उसकी तरह लेना है। ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी एंड वर्क टू बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। तो एक बेटर, क्योंकि टीचर को हमेशा बोला जाता है ना कि बच्चों का भविष्य और देश का भविष्य टीचर के हाथ में होता है। सो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है सोसाइटी की तरफ कि वो एक बेटर वर्ल्ड जो है वो बनाए। अप्रिशिएट द पोटेंशियल ऑफ प्रोडक्टिव वर्क। जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बच्चों को दिया जा रहा है, बाहर की नॉलेज या जो कंबाइन करके आप दे रहे हैं चीजों को, सो वो अप्रिशिएट करना है हमें। एनालाइज द करिकुलर फ्रेमवर्क, पॉलिसी इंप्लीकेशंस एंड टेक्स्ट। तो वो चीजों को भी एनालाइज करना है कि कैसे करिकुलम फ्रेमवर्क में चीजें बोली गई हैं, पॉलिसी के इंप्लीकेशंस क्या होंगी, क्या चीजें लिखी गई, तो वो चीजें टीचर को ध्यान रखनी है और उनके लिए प्रिपेयर होना है। इन सर्विस टीचर एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, तो जो एजुकेशन कमीशन है उन्होंने रेकमेंड किया था इन सर्विस एजुकेशन किसके लिए, टीचर्स के लिए। वो कौन करना चाहिए, शुड बी ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनिवर्सिटीज एंड टीचर एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस टू एनेबल एवरी टीचर टू रिसीव 2 to 3 months क्या इन सर्विस एजुकेशन वंस इन अ 5 year। यानी पहले 5 साल में कम से कम 2 या 3 महीने हर एक टीचर को क्या दिया जाना चाहिए, वो एक इन सर्विस टीचर प्रोग्राम जो है वो करना चाहिए। विच मीन्स कि जब आप सर्विस में आ गए हैं उसके बाद भी आपका जज्बा कायम रहे, आप कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते रहें, अपडेशंस होती रहें। उसके लिए कोठारी कमीशन ने 5 साल में एक बार 2 से 3 महीने की इन सर्विस एजुकेशन की बात की है। ठीक है, दैट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन शुड वर्क ऑन अ 12 month बेसिस एंड ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स, रिफ्रेशर प्रोग्राम, सेमिनार, वर्कशॉप, इन सब चीजों की। सो इन सर्विस टीचर एजुकेशन की बात की गई है जी, किसने की थी, कोठारी कमीशन ने की थी। देन जो 1983-85 का जो नेशनल कमीशन था चट्टोपाध्याय कमेटी के द्वारा, तो उन्होंने क्या आइडिया मूव किया था, आइडिया ऑफ टीचर्स सेंटर्स दैट कुड सर्व एज अ मीटिंग प्लेस, जहां पे टैलेंट को पूल किया जा सके, टीचिंग एक्सपीरियंसेस को शेयर किया जा सके। तो टीचर सेंटर्स बनाए जाने चाहिए, वो आइडिया इन्होंने दिया था। इट सजेस्टेड दैट टीचर कुड गो टू द सेंटर्स ऑफ लर्निंग ऑन अ स्टडी लीव। और उन ट्रेनिंग सेंटर्स के ऊपर टीचर्स जो है वो स्टडी लीव लेके भी जा सकते हैं सीखने और सिखाने। ओके, देन फर्दर अगर बात करें तो एनपीई जो हमारी 1986 की पॉलिसी है, उन्होंने लिंक किया इन सर्विस और प्री सर्विस टीचर एजुकेशन को, ताकि डाइट्स में ये काम हो सके। क्योंकि डाइट बनाने की बात, डाइट का रिकमेंडेशन एनईपी, ये जो हमारा 1986 की पॉलिसी है उन्होंने दिया था ना डाइट का रिकमेंडेशन। सो वो डाइट जो है वो क्या करेंगे, लिंक करेंगी इन सर्विस और प्री सर्विस को। बेसिकली इन सर्विस और प्री सर्विस ट्रेनिंग जो है टीचर की वो डाइट्स में होगी, और ये जो इन सर्विस प्री सर्विस है इसको लिंक किसने किया, 1986 की पॉलिसी ने। देन है आचार्य रामामूर्ति रिव्यू कमेटी, जो ये इसको रिव्यू करने के लिए बनाई गई थी। अगर आपको नहीं पता ये रिव्यू कमेटी के बारे में, तो एक बार 1986 की पॉलिसी जो मैंने करवाई है एनईपी, वो देख लीजिएगा, उसमें ओवरऑल स्टोरी मैंने आपको बता रखी है। तो जो आचार्य रामामूर्ति की रिव्यू कमेटी थी उन्होंने रेकमेंड किया था इन सर्विस और रिफ्रेशर कोर्सेज शुड बी रिलेटेड टू स्पेसिफिक नीड ऑफ द टीचर। यानी जो चीज टीचर में जरूरत है, उसको नहीं पता या उसमें अपडेशन की जरूरत है, वो चीज के लिए स्पेसिफिक नीड्स को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करनी चाहिए, इन सर्विस और रिफ्रेशर कोर्सेज जो है वो करवाने चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे मेंशन है, हमारी जो ये हमारा जो एनसीएफ 2005 है, इसमें जो 10th और 12th के पब्लिक एग्जामिनेशन है, जो बोर्ड के एग्जाम है, उनमें रिड्यूस कैसे करना है, स्ट्रेस और सक्सेस को एनहेंस कैसे करना है, वो चीजें मेंशन है। सबसे पहले तो हमें कंटेंट बेस्ड टेस्टिंग से प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्टिंग पे शिफ्ट करना है। यानी आप सिर्फ किताबों में क्या दिया हुआ है उसको जज करने की बजाय, उसका टेस्ट लेने की बजाय, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट करने हैं। देन है शिफ्ट टुवर्ड्स एग्जामिनेशन ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन, यानी 3 घंटे का है या 4 घंटे का एग्जाम, वो कम टाइम करना है उसका ना, टाइमिंग कम होनी चाहिए, 3 से 2.5, आई थिंक अब 2.5 घंटे का होता है जहां तक मुझे पता है।
सो वो टाइम कम करने की बात इन्होंने बोली थी, और उसमें भी क्या बात बोली थी कि 25 से 40% जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होने चाहिए, और जो बचे हुए हैं वो मल्टीपल चॉइस भी होने चाहिए। 90% जो स्टूडेंट्स हैं जो भी एग्जाम दे रहे हैं शुड बी एबल टू कंप्लीट द पेपर, रिव्यू एंड रिवाइज द सेम, कि इस तरीके से हमें पेपर अटेम्प्ट करना है, सेट करना है पेपर को, कि बच्चे जब उसको अटेम्प्ट करें तो वो रिवाइज भी कर पाए, पूरा भी हो, सबका पेपर पूरा हो। बिकॉज अगर आपको ध्यान हो तो 10th-12th में हमारा मेजर इशू होता था कि इतना लेंथी पेपर था, हमारा पूरा ही नहीं हो पाया। ठीक है, तो वो चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने 25 से 40% जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की रिकमेंडेशन दी। बेटर कंडक्ट एग्जामिनेशन इन स्टूडेंट्स ऑन स्कूल या नियर बाय स्कूल में ही कंडक्ट करवाए जाएं एग्जाम। माल प्रैक्टिसेस को कैसे कम करेंगे, यानी चीटिंग वगैरह या टीचर्स चीटिंग करा दें उस चीज को, कि दूसरे स्कूल से जो इन्विजिलेटर है उनको बुलाया जाए, मतलब जो बीच में एग्जाम में ड्यूटी देते हैं ना टीचर्स, वो दूसरे स्कूल से आने चाहिए। ओके, पोस्टपोनमेंट जो है यानी एग्जाम का पोस्टपोन आप किसी भी सर्कमस्टांसिस में नहीं करेंगे, आपको अवॉइड करना है, शुड बी अवॉइडेड अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस, क्योंकि पोस्टपोन की खबर आ गई तो वो चीजें बिगड़ जाती है, वो साइकिल ही बिगड़ जाती है हमारी। स्टूडेंट्स को परमिट करेंगे एग्जाम देने के लिए इन एज मेनी सब्जेक्ट्स एज दे आर प्रिपेयर्ड फॉर, मतलब जितने सब, ये ऑन डिमांड एग्जामिनेशन की बात की गई इन्होंने, मतलब बोर्ड्स को जो है वो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन होना चाहिए, कि जब बच्चा प्रिपेयर है, अगर बच्चा 1 महीने में रेडी है पढ़ के तो उसका एग्जाम ले लीजिए, अगर वो 2 महीने में रेडी है तो 2 महीने में ले लीजिए। सो वो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन की बात इन्होंने की कि जब बच्चे को लगे कि वो रेडी है तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम ले सकते हैं। एलिमिनेट द टर्मिनोलॉजी पास और फेल को इन्होंने हटाने की बात की, ऑल्दो 1986 की पॉलिसी जो है उसने भी हमारे ग्रेडिंग सिस्टम की बात की थी कि ग्रेड्स जो हैं वो दिए जाने चाहिए रादर देन जो परसेंटेज हम देते हैं वो। सो इन्होंने भी क्या बात की, पास और फेल की जो टर्मिनोलॉजी उसको हटा दीजिए, उसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, री एग्जामिनेशन, की दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा, री अपीयर, दोबारा से अपीयर होना है, या रीटेक। ठीक है, ये वर्ड्स जो है रेकमेंड किए गए रादर देन पास हो गए या फेल हो गए। ओके, फेल में एक बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन आ जाता है कि आपके पास कोई चांस ही नहीं है, बट री एग्जामिनेशन या री अपीयर में चांस होता है आपके पास कि आप वापस से इंप्रूव कर सकते हैं। बोर्ड शुड कंडक्ट री एग्जामिनेशन इमीडिएटली आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स टू एनेबल स्टूडेंट्स नीडिंग रीटेक इन 1 or 2 सब्जेक्ट्स टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेज विदाउट लूजिंग अ ईयर। सो इमीडिएटली रेकमेंड किया गया। ये क्वेश्चन कई बार आया गया है कि एनसीएफ 2005 क्या रेकमेंड करता है, तो वो बोलते हैं कि जो बोर्ड है उसको री एग्जाम जो दोबारा से लेना है ना, एग्जाम री अपीयर या री एग्जाम जो है वो इमीडिएटली लेना चाहिए, जब रिजल्ट्स जो है वो अनाउंस हो गए उसके इमीडिएट बाद लिया जाना चाहिए, ताकि ये ना हो कि आप जो है 4 महीने 5 महीने बाद एग्जाम ले रहे हैं और उस दौरान तक बाकी जो और स्टूडेंट्स थे जो ऐसे सो कॉल्ड पास हो गए हैं वो अगली क्लास में शिफ्ट हो गए, और जो री एग्जाम दे रहे हैं वो अभी तक क्या है उसी की तैयारी कर रहे हैं और उनका सारा का सारा साल वेस्ट हो गया। तो वो साल वेस्ट ना हो इसलिए री एग्जाम जो है वो इमीडिएटली होना चाहिए। ये वर्ड पे फोकस कीजिएगा थोड़ा, इमीडिएट पे। ठीक है जी। सब्जेक्ट्स जैसे मैथ्स है या इंग्लिश है उनको आप 2 लेवल पे एग्जामिन कर सकते हैं, स्टैंडर्ड और हायर लेवल पे, ये चीज भी इन्होंने सजेस्ट की। इन द लॉन्ग टर्म ऑल सब्जेक्ट्स कुड बी ऑफर्ड एट 2 levels विद स्टूडेंट्स डूइंग एटलीस्ट 3 to 2 of the 6 at standard level, और जो रिमेनिंग 3 और 4 हैं 3/4 at higher level, यानी 3/2 ये लगा लीजिए, या मतलब कुछ एक पार्ट आपका एटलीस्ट इतना पार्ट आपका किस में आ जाएगा, स्टैंडर्ड एग्जाम में, और कुछ एक पार्ट आपका हायर लेवल में आएगा। ओके, एग्जामिनेशन विद फ्लेक्सिबल लिमिट, टाइम लिमिट, तो थोड़ा सा एग्जाम जब आप ले रहे हैं तो टाइम लिमिट फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, कैन बी एंड इफेक्टिव वे, ताकि रिड्यूस हो जाए उनका स्ट्रेस। तो फ्लेक्सिबल टाइम लिमिट होनी चाहिए कि थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मिल गया वाली सिचुएशन। गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है वो होती रहनी चाहिए ताकि बच्चों का स्ट्रेस रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो कम किए जा सके। पेरेंट्स को, टीचर्स को, उनको भी गाइड करना चाहिए। ओके, हेल्पलाइंस जो है इन बोर्ड्स कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल या फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। तो हेल्पलाइन जो आप नंबर वगैरह देते हैं कि इस पे बात करें, स्ट्रेस हो रहा है, क्या इश्यू हो रहा है, सो वो चीजें भी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो ये कुछ एक रिफॉर्म्स थे जो इन्होंने सजेस्ट किए थे। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं अभी तक जो हमने पढ़ा, एनसीएफ 2005 में आपको मेजर पॉइंट्स पे ध्यान रखना है। ओके, मैंने आपको सारा पढ़ा दिया है, बट आपको जब आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपको उसमें शॉर्ट पॉइंट्स मेंशन करने हैं। ठीक है, जैसे वो एक मेजर हो गया, मेजर टू माइनर शिफ्ट हो गया। मैं आप लोगों को एक बार वो भी दिखा देती हूँ जो हमारा ये होता है ना, हमारा जो करिकुलम है, जो क्या बोलते हैं इसको, ये हमारी पीडीएफ।
ठीक है, तो इस तरीके की पीडीएफ आपको दिखेगी जी। एनसीईआरटी ने दिया है, ये चीज तो मुझे शायद बताने की भी जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी के अंडर ये प्रिपेयर हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे जो चीजें मेंशन है, जैसे यहाँ पे एक और चीज मेंशन थी कि ये एग्जाम, जो एग्जाम है, एग्जामिनेशन है, उसको हडल रेस बोल रहे हैं। ओके, सो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। पॉइंट ये है कि जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स है ना, ये जो यशपाल जी ने जो चीज बोली है, जो स्टेटमेंट बोली है, 2 पेजेस इसके हैं। उसके बाद ये जो एक्नॉलेजमेंट के बाद आपके पास एग्जीक्यूटिव समरी दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं, एक रीडिंग इसकी ले सकते हैं एग्जीक्यूटिव समरी की। 4-5 पेजेस हैं हार्डली, और बहुत नॉर्मल तरीके से चीजें बताई गई हैं। यहाँ पे ये कमेटी के मेंबर्स आ गए। उसके अलावा आप लास्ट में, आपको एग्जीक्यूटिव समरी के अलावा आप ये पढ़ सकते हैं, पूरा 159 का पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक एग्जीक्यूटिव समरी जो शुरू में है, और एक जो लास्ट में आपकी समरी मेंशन है, हर एक चैप्टर वाइज समरी। इनफैक्ट 3rd चैप्टर मैंने भी यहीं से उठा के आपको पढ़ाया, क्योंकि चीजें ठीक मेंशन है यहाँ पे। सो आप ओवरऑल ये समरी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो ये 2 चीजें आप पढ़ सकते हैं जी, एग्जीक्यूटिव समरी और जो लास्ट में समरी मेंशन है वो। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग। एनसीएफ 2005 आपका कंप्लीट हो गया है। ये 159 पेजेस पढ़ने की जरूरत है नहीं, वो मैंने आपको बता दिया है। एंड प्लीज बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इनकलकेट लर्निंग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री।